मरने से पहले ओरिजिनल झनक ने ऋषि को सौंपी थी अपनी बेटी की जिम्मेदारी। खुली चिट्ठी। कमरे में खामोशी है, सिर्फ बाहर हो रही मूसलाधार बारिश की आवाज़ सन्नाटे को चीर रही है। बोस हाउस की चकाचौंध और रईसी से दूर अपने पुलिस क्वार्टर के एक कोने में आज एसपी ऋषि वो सख्त पुलिस वाला नहीं बल्कि एक हारा हुआ इंसान नजर आ रहा है। उसके सामने टेबल पर एक पुराना पीला पड़ चुका लिफाफा रखा है जिस पर जमी धूल बता रही है कि ये राज कई सालों से दफन था। ये वो घड़ी है जिसका इंतजार शायद नियति भी कर रही थी। ड्रामा क्वीन पूजा चैनल पर आज हम उस तूफान का जिक्र करने जा रहे हैं जो अब ऋषि की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। दोस्तों, कल्पना कीजिए उस मंजर की जब ऋषि, जो अब अदिति का पति और अनिरुद्ध का दामाद बन चुका है, अपने पुराने सामान की तलाशी ले रहा था और अचानक उसके हाथ एक ऐसी डायरी या चिट्ठी लगती है जिसकी लिखावट को पहचानते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं। ये लिखावट किसी और की नहीं बल्कि उस बदनसीब माँ की थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में बिता दी। ओरिजिनल झनक। जैसे ही ऋषि उस चिट्ठी को खोलता है, मानो वक्त का पहिया पीछे घूम जाता है। पन्नों पर गिरे हुए आंसुओं के सूखे निशान गवाही दे रहे हैं कि ये खत लिखते वक्त झनक किस कदर टूट चुकी थी। मैं आपकी होस्ट पूजा आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है बल्कि एक माँ की वसीयत है। एक ऐसी वसीयत जिसमें दौलत या जायदाद नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ऋषि की आंखों के सामने वो मंजर तैरने लगता है जब झनक जिंदा थी, जब वो शायद ऋषि को जानती थी, शायद एक दोस्त के रूप में या एक ऐसे इंसान के रूप में जिस पर वो भरोसा कर सकती थी। खत के हर शब्द में दर्द है। झनक ने अपने आखिरी वक्त में, जब उसे आभास हो गया था कि उसकी सांसें अब कुछ पलों की मेहमान हैं, ये खत लिखा था। उस चिट्ठी में लिखा था कि ऋषि, जब तुम ये खत पढ़ रहे होगे शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, लेकिन मेरा एक हिस्सा, मेरी रूह का एक टुकड़ा इस दुनिया में रह जाएगा। मेरी बेटी छोटी झनक। ऋषि पढ़ते पढ़ते सन्न रह जाता है। उसे अब तक लग रहा था कि छोटी झनक महज एक अनाथ लड़की है जो किस्मत की मारी बोस हाउस के आसपास भटक रही है, लेकिन इस खत ने तो पूरी बाजी ही पलट दी। झनक ने साफ शब्दों में लिखा था कि उसकी बेटी के पिता कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध बोस हैं। वही अनिरुद्ध जो आज ऋषि का ससुर है, वही अनिरुद्ध जिसे ऋषि अब तक एक सम्मानित व्यक्ति मानता आया था। लेकिन उस खत की अगली लाइन ऋषि के दिल पर हथौड़े की तरह लगती है। झनक ने लिखा था कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की परछाई भी अनिरुद्ध या उसके परिवार पर पड़े। उसने ऋषि से भीख मांगी थी, एक कसम दी थी कि अगर तुम मुझे अपना मानते हो तो मेरी बेटी की रक्षा करना, उसे दुनिया की हर बुरी नज़र से बचाना, लेकिन सबसे ज्यादा उसे उसके पिता अनिरुद्ध और उसकी पत्नी अर्शी से दूर रखना। यहाँ पर कहानी में जो इमोशनल मोड़ आता है वो किसी भी दर्शक का दिल दहला देने के लिए काफ़ी है। ऋषि, जो कानून का रखवाला है, आज अपने ही घर में एक अजीब धर्म संकट में फंस गया है। एक तरफ उसकी पत्नी अदिति है जो उसी अनिरुद्ध की बेटी है जिससे नफरत करने की बात खत में लिखी है, और दूसरी तरफ वो वादा है जो उसने जाने अनजाने में एक मरती हुई माँ से किया था। चिट्ठी में झनक ने अपने दिल का सारा गुबार निकाल दिया था। उसने बताया था कि कैसे अनिरुद्ध के प्यार ने उसे कमज़ोर बना दिया था, कैसे अर्शी की नफ़रत ने उसका जीना मुहाल कर दिया था, और वो नहीं चाहती थी कि उसकी फूल सी बच्ची उसी नर्क में जाए जहां उसकी माँ घुट-घुट कर मरी थी। ऋषि की मुट्ठियां अपने आप भिंच जाती हैं। उसे याद आता है कि कैसे आज भी अर्शी छोटी झनक को देखकर चिढ़ती है, कैसे अनिरुद्ध अपने ही खून को पहचानने से इनकार कर रहा है। ये खत ऋषि के लिए एक आईना बन जाता है। उसे समझ आता है कि छोटी झनक की आंखों में वो बेबसी और वो आग कहाँ से आती है। वो उसी शेरनी की बेटी है जिसने दुनिया से लड़ते हुए दम तोड़ा था। ड्रामा क्वीन पूजा के नज़रिए से देखें तो ये सिचुएशन ऋषि के लिए आग का दरिया है। अब उसे एक फैसला लेना होगा। क्या वो अपनी वर्दी और अपने ससुराल के रिश्तों की लाज रखेगा या फिर उस खत में लिखे हर शब्द का मान रखेगा। खत के आखिरी हिस्से में झनक ने ऋषि को लिखा था कि मैंने दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं किया सिवाय तुम्हारे। मेरी बेटी के सर पर पिता का साया नहीं है, तुम्हें उसका रक्षक बनना होगा। तुम्हें उसका पिता, भाई और दोस्त सब कुछ बनना होगा। ये पढ़ते ही ऋषि की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। उसे महसूस होता है कि अब तक जिस लड़की को वो सिर्फ एक आम लड़की समझ रहा था, वो दरअसल उसकी जिम्मेदारी थी, एक अमानत थी जिसे उसने अब तक अनदेखा किया। माहौल और भी भारी हो जाता है जब ऋषि को एहसास होता है कि वो अनिरुद्ध के घर में अनिरुद्ध की बेटी का पति बनकर रह रहा है, जबकि उसकी असली वफादारी उस औरत के साथ होनी चाहिए थी जिस परिवार ने बर्बाद कर दिया था।
खत ने ऋषि के ज़मीर को झंझोर कर रख दिया है। अब उसके लिए अनिरुद्ध सिर्फ ससुर नहीं बल्कि एक मुजरिम है, कानून की नज़र में नहीं बल्कि इंसानियत और इश्क की नज़र में। ऋषि उस खत को अपने सीने से लगा लेता है, मानो वो उस कागज़ के जरिए ओरिजिनल झनक के दर्द को महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। बाहर बिजली कड़कती है और कमरे में ऋषि का चेहरा एक नई दृढ़ता के साथ चमक उठता है। ये वो पल है जब पुलिस वाला ऋषि पीछे छूट जाता है और एक रक्षक ऋषि का जन्म होता है। उसने तय कर लिया है कि वो इस खत का सच दुनिया के सामने नहीं लाएगा, क्योंकि उससे छोटी झनक की जान को खतरा हो सकता है, अर्शी उसे नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन वो चुप भी नहीं बैठेगा। ऋषि अब समझ चुका है कि अदिति और छोटी झनक सौतेली बहनें हैं और वो उन दोनों के बीच की कड़ी है। ये खत एक टाइम बॉम्ब की तरह है जो अगर अनिरुद्ध के हाथ लग गया तो बोस हाउस की नींव हिल जाएगी। लेकिन ऋषि इसे अपनी ताकत बनाएगा। वो याद करता है कि कैसे उसने कई बार छोटी झनक को अर्शी की डांट खाते हुए देखा है, कैसे उसे घर के नौकरों जैसा सुलूक झेलते हुए देखा है। उस वक्त ऋषि चुप था, लेकिन अब इस खत ने उसे आवाज दे दी है। पूजा, यानी मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि अब ऋषि का हर कदम इस खत में लिखी कसम को पूरा करने के लिए उठेगा। वो अपनी पत्नी अदिति से प्यार करता है, लेकिन अदिति की माँ अर्शी ने जो पाप किए हैं उनका हिसाब अब ऋषि लेगा। कहानी का यह हिस्सा दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि खून के रिश्ते बड़े होते हैं या दिल के वादे। ऋषि के हाथ में वो खत अब महज एक कागज नहीं बल्कि युद्ध का ऐलान है। वो खत को मोड़कर अपनी जेब में अपने दिल के करीब रख लेता है, ठीक वैसे ही जैसे एक सैनिक अपना हथियार रखता है। उसे पता है कि कल सुबह जब वो बोस हाउस में कदम रखेगा तो उसका नजरिया बदल चुका होगा। अब वो अनिरुद्ध को ससुर की नज़र से नहीं बल्कि उस कायर पिता की नज़र से देखेगा, और अर्शी के लिए तो अब ऋषि एक ऐसा काल बन जाएगा जो अगली सुबह का सूरज बोस हाउस के लिए तो रोज जैसा ही निकला था, लेकिन ऋषि के लिए आज की सुबह एक नई जंग का आगाज थी। जेब में उस खत का वजन महसूस करते हुए जब ऋषि ने बोसविला के आलीशान गेट से अपनी जीप अंदर ली तो उसकी नज़रें सबसे पहले उस शख्स को ढूंढ रही थी जिसे अब तक वो पापा कहकर सम्मान देता आया था, अनिरुद्ध। हॉल में नाश्ते की मेज सजी थी, हंसी ठिठोली चल रही थी। अर्शी अपनी ही दुनिया में मग्न थी और पास ही अदिति अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन ऋषि की आंखों पर आज काला चश्मा नहीं बल्कि हकीकत का वो चश्मा चढ़ा था जिससे उसे इस रईस परिवार की चमक दमक के पीछे छिपा गहरा अंधेरा साफ दिखाई दे रहा था। ड्रामा क्वीन पूजा के दर्शकों, सोचिए उस तनाव को जब ऋषि वर्दी में होते हुए भी एक बेटे या दामाद की तरह नहीं बल्कि एक जज की तरह वहां खड़ा था, जो फैसला सुनाने से पहले मुजरिमों के चेहरे पढ़ना चाहता है। तभी वहां एक घटना घटती है जो ऋषि के सब्र का इम्तिहान ले लेती है। छोटी झमक, जो शायद किसी काम से या किसी फाइल को देने वहां आई थी, कोने में सहमी हुई खड़ी थी। अर्शी की नज़र उस पर पड़ते ही जैसे पूरे घर का माहौल बदल गया। अर्शी ने आव देखा ना ताव सबके सामने छोटी झनक पर चिल्लाना शुरू कर दिया। वही पुराने ताने, वही नफरत, तुम जैसी लड़कियों की जगह हमारे घर में नहीं पैरों की धूल में है। अर्शी का हाथ उठा, शायद वो झनक को धक्का देने वाली थी या थप्पड़ मारने वाली थी। कल तक ऋषि शायद इसे सास बहू का ड्रामा या घरेलू मामला समझकर नज़रअंदाज कर देता या बहुत हुआ तो धीमे से टोक देता, लेकिन आज ऋषि के भीतर उस चिट्ठी के शब्द गूंज रहे थे, मेरी बेटी की रक्षा करना। बिजली की तेजी से ऋषि ने आगे बढ़कर अर्शी का हाथ हवा में ही थाम लिया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सुई गिरने की भी आवाज सुनाई दे सकती थी। अदिति अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। अनिरुद्ध के हाथ से चाय का कप लगभग छूटने ही वाला था। ऋषि की पकड़ में जो सख्ती थी वो दामाद की नहीं बल्कि एक सख्त पुलिस ऑफिसर की थी जो किसी अपराधी को रोकता है। ऋषि ने अर्शी की आंखों में आंखें डालकर जो कहा, उसने वहां मौजूद हर शख्स की रूह कंपा दी। उसने चीख कर नहीं बल्कि एक बेहद ठंडी और खतरनाक आवाज में कहा, आज के बाद इस लड़की पर हाथ उठाना तो दूर मिसेस बोस, अगर आपने इसकी तरफ उंगली भी उठाई तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा और इस घर का क्या रिश्ता है। पूजा, यानी मैं आपको बता दूं, ये लाइन सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये उस युद्ध घोष का दूसरा चरण था जो ऋषि ने कल रात उस कमरे में शुरू किया था। अनिरुद्ध, जो अब तक खामोश था, अपनी पत्नी के अपमान पर तिलमिला उठता है। वो ऋषि से पूछता है कि आखिर इस मामूली से लड़की के लिए वो अपनी सास की बेइज्जती क्यों कर रहा है? कौन है ये? क्यों इतनी हमदर्दी है तुम्हें इससे? अनिरुद्ध का ये सवाल ऋषि के सीने में तीर की तरह चुभता है। ऋषि मन ही मन सोचता है कि कौन है ये तुम्हारी अपनी बेटी है अनिरुद्ध, जिसे तुमने लावारिस छोड़ दिया।
मगर ऋषि अभी सच नहीं बोल सकता। खत में लिखी कसम उसे रोके हुए है। वो जानता है कि अगर आज सच बाहर आया तो अर्शी इस बच्ची का जीना हराम कर देगी। इसलिए ऋषि एक नई कहानी गढ़ता है, एक ऐसी ढाल बनाता है जिसे कोई भेद ना सके। वो सबकी नज़रों के सामने छोटी झनक के कंधे पर हाथ रखता है, एक रक्षक की तरह, और ऐलान करता है कि ये लड़की मेरी जिम्मेदारी है। अदिति का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। एक पत्नी होने के नाते उसे जलन होती है कि उसका पति किसी गैर लड़की के लिए अपनी ही फैमिली से लड़ रहा है। लेकिन ऋषि को अब अदिति की जलन या अर्शी के गुस्से की परवाह नहीं है। वो छोटी झनक की आंखों में देखता है जो डरी हुई है, हैरान है कि आखिर ये पुलिस वाला आज मसीहा क्यों बन गया है। ऋषि को उन आंखों में ओरिजिनल झनक की परछाई दिखती है। उसे याद आता है चिट्ठी का वो हिस्सा जहां लिखा था वो बहुत नाजुक है, उसे दुनिया की क्रूरता से बचाना। ऋषि वही कर रहा था। वो मुड़ता है और अनिरुद्ध के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसकी ऊंचाई और उसका रुतबा आज अनिरुद्ध को भी बौना महसूस करा रहा है। ऋषि अनिरुद्ध से कहता है, मिस्टर बोस, शहर में कानून का राज है और मेरे होते हुए किसी भी बेगुनाह के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, चाहे वो आपके आलीशान बंगले के अंदर ही क्यों ना हो। ये सीधा वार था। ऋषि की बातों में जो अधिकार था उसने अनिरुद्ध को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ऋषि इतना पर्सनल क्यों हो रहा है। ड्रामा क्वीन पूजा के नज़रिए से देखें तो यहाँ ऋषि एक डबल गेम खेल रहा है। वो झनक के करीब रहकर उसे प्रोटेक्ट भी करेगा और अनिरुद्ध को उसके पापों का एहसास भी दिलाएगा बिना सच बोले। ऋषि वहां से छोटी झनक को लेकर बाहर निकलता है। वो उसे अपनी जीप में बिठाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पिता अपनी बेटी को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। जाते जाते वो पीछे मुड़कर बोस हाउस को देखता है, मानो कह रहा हो कि अब खेल बदल चुका है। जीप के अंदर खामोशी है। छोटी झनक, जो अब तक कांप रही थी, धीरे से पूछती है, सर, आपने मेरे लिए उनसे पंगा क्यों लिया? वो लोग बहुत बड़े लोग हैं। ऋषि एक पल के लिए उसे देखता है और मुस्कुराता है, एक उदास मुस्कान। वो मन ही मन कहता है, पंगा तो अब शुरू हुआ है बेटा। वो उसे जवाब देता है, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो। ये सुनकर झनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे जिंदगी में पहली बार किसी ने ये एहसास दिलाया कि उसके पीछे भी कोई खड़ा है। ऋषि डिसाइड करता है कि वो झनक को इतनी ट्रेनिंग देगा, इतना काबिल बनाएगा कि उसे किसी के रहम की ज़रूरत न पड़े। वो चिट्ठी वाला वादा सिर्फ सुरक्षा का नहीं था, वो झनक को सशक्त बनाने का भी था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। घर के अंदर अर्शी शांत नहीं बैठने वाली। उसने अपनी बेइज्जती का बदला लेने की ठान ली है। वो अदिति के कान भरना शुरू कर देती है, देखा अदिति, कैसे तेरे पति ने उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए मेरा हाथ मरोड़ा? जरूर इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। अर्शी की ये जहरीली बातें अदिति के दिमाग में शक का बीज बो देती हैं। अदिति, जो ऋषि पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी, अब एक शक की पत्नी बन चुकी है। उसे नहीं पता कि ऋषि और झनक का रिश्ता सौतेली माँ या सौतेले पिता का नहीं, बल्कि एक पवित्र जिम्मेदारी का है। ऋषि के लिए अब रास्ता कांटों भरा है। एक तरफ बाहर की दुनिया से झनक को बचाना है और दूसरी तरफ अपने ही घर में, अपने ही बेडरूम में अपनी पत्नी के शक का सामना करना है। पूजा, यानी मैं आपको बता दूं कि यह सिचुएशन ऋषि को भावनात्मक रूप से तोड़ सकती है। क्या होगा जब अदिति ऋषि की जेब से या अलमारी से वो खत ढूंढ निकालेगी? क्या ऋषि उस खत को बचा पाएगा? फिलहाल ऋषि ने झनक को एक सुरक्षित हॉस्टल या सेफ हाउस में शिफ्ट करने का फैसला किया है। लेकिन अनिरुद्ध का शक भी गहराता जा रहा है। उसे झनक का चेहरा बार बार याद आ रहा है। उसे ऋषि का वो वाक्य, ये मेरी जिम्मेदारी है, खटक रहा है। अनिरुद्ध अपने प्राइवेट डिटेक्टिव को फोन लगाता है और एक ही आदेश देता है, मुझे उस लड़की छोटी झनक की पूरी कुंडली चाहिए। उसका जन्म कहाँ हुआ, उसकी माँ कौन थी, और सबसे बड़ी बात, ऋषि का उससे क्या कनेक्शन है। मुझे कल सुबह तक रिपोर्ट चाहिए। पूजा, यानी मैं आपको बता दूं कि अनिरुद्ध का ये कदम कहानी में बारूद बिछाने जैसा है। ऋषि जिस सच को छिपाने के लिए दुनिया से लड़ रहा है, अनिरुद्ध उसी सच को खोदने के लिए निकल पड़ा है। अगर डिटेक्टिव ने झनक का बर्थ सर्टिफिकेट या हॉस्पिटल का रिकॉर्ड ढूंढ निकाला तो अनिरुद्ध के सामने ये राज खुल जाएगा कि झनक उसी की बेटी है। और सोचिए, तब क्या होगा? क्या अनिरुद्ध अर्शी को छोड़ देगा या फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी ही बेटी को हमेशा के लिए दफन कर देगा? ये सस्पेंस अब और गहराता जा रहा है। अगले दिन ऋषि पुलिस स्टेशन जाने के बजाय सबसे पहले उस हॉस्टल जाता है जहां उसने छोटी झनक को रखा है। वो देखना चाहता है कि वो ठीक है या नहीं। जब ऋषि वहां पहुंचता है तो देखता है कि झनक खिड़की के पास बैठी बारिश को देख रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी माँ देखा करती थी। ऋषि के कदम ठिठक जाते हैं। उसे एक पल के लिए भ्रम होता है कि वहां ओरिजिनल झनक बैठी है। ऋषि अंदर जाता है। झनक उसे देखकर खड़ी हो जाती है। सर, आप आ गए। उसकी आवाज में एक उम्मीद है। ऋषि उसके पास बैठता है और उसे समझाता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है।
बातों बातों में झनक एक मासूम सवाल पूछ लेती है, सर, मेरी माँ कैसी थी? सब कहते हैं वो बहुत बुरी थी। क्या इसीलिए मेरे पापा मुझे छोड़ गए? ये सवाल ऋषि के दिल को छलनी कर देता है। उसके पास वो खत है जो साबित करता है कि उसकी माँ बुरी नहीं बल्कि हालात की मारी थी। ऋषि की आंखों में नमी आ जाती है। वो झनक की सर पर हाथ रखकर कहता है, बेटा, तुम्हारी माँ दुनिया की सबसे बहादुर औरत थी और तुम्हारे पापा वो बदनसीब हैं जो तुम्हें पहचान नहीं पाए। ऋषि का ये इमोशनल कनेक्ट उसे झनक का पिता नहीं तो कम से कम एक गार्जियन जरूर बना देता है। ड्रामा क्वीन पूजा के दर्शकों, यहाँ ऋषि और छोटी झनक के बीच का ये बॉन्ड ही इस पूरी कहानी की रीढ़ है। ऋषि तय करता है कि वो झनक को वो सब देगा जो उसे बचपन से नहीं मिला, इज्जत, सुरक्षा और प्यार। लेकिन मुसीबतें ऋषि का पीछा नहीं छोड़ रहीं। जब ऋषि हॉस्टल से निकलकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसे खबर मिलती है कि बोस हाउस में हंगामा मच गया है। अदिति ने गुस्से में आकर ऋषि की अलमारी की तलाशी लेनी शुरू कर दी है। वो सबूत ढूंढ रही है, कोई फोटो, कोई खत, कोई गिफ्ट जो ऋषि और झनक के अफेयर को साबित करे। ऋषि के पसीने छूट जाते हैं। उसे याद आता है कि उसने वो ओरिजिनल खत अपनी यूनिफॉर्म से निकालकर घर की एक पुरानी डायरी में छिपा दिया था ताकि वो सफर में गिर ना जाए, और अब अदिति उसी अलमारी को खंगाल रही है। ऋषि जीप दौड़ाता है। सायरन की आवाज के साथ उसका दिल भी जोर जोर से धड़क रहा है। अगर अदिति के हाथ वो खत लग गया तो उसमें साफ साफ लिखा है कि अदिति की माँ अर्शी ने मुझे बर्बाद किया। ये पढ़कर अदिति का क्या हाल होगा, और उससे भी बुरा वो खत अर्शी के पास चला जाएगा। ऋषि आंधी तूफान की तरह बोस हाउस में घुसता है। वो सीढ़ियां चढ़कर सीधे अपने कमरे की ओर भागता है। कमरे का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सारे कपड़े जमीन पर बिखरे पड़े हैं, डायरियां और फाइलें खुली पड़ी हैं। अदिति बिस्तर के बीचों बीच बैठी है और उसके हाथ में एक कागज है। ऋषि की सांसें थम जाती हैं। क्या ये वही खत है? क्या खेल खत्म हो चुका है? अदिति धीरे से सर उठाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वो कागज ऋषि की तरफ बढ़ाती है और कांपती आवाज में पूछती है, ये क्या है ऋषि? ऋषि डरते डरते आगे बढ़ता है और देखता है कि वो खत नहीं बल्कि एक पुरानी तस्वीर है जिसमें ऋषि और ओरिजिनल झनक कॉलेज के दिनों में एक साथ खड़े थे, सिर्फ दोस्तों की तरह। ऋषि ने राहत की सांस ली कि खत बच गया, लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। अदिति उस फोटो को दिखाकर चीखती है, तो ये सच है? तुम आज भी उसी के ख्यालों में हो? इसीलिए तुम उस सड़क छाप लड़की को बचा रहे हो क्योंकि वो उसकी तरह दिखती है? ऋषि के पास अब मौका है। वो इस गलत फहमी का इस्तेमाल कर सकता है। अगर अदिति ये मान ले कि ये सिर्फ एक पुराने प्यार का मामला है तो शायद बेटी वाला राज छिप जाएगा। ऋषि एक बहुत बड़ा जुआ खेलता है। वो झूठ बोल देता है, हाँ अदिति, मैं उसे नहीं भूल पाया और उस लड़की में मुझे उसकी झलक दिखती है, इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर अदिति टूटकर बिखर जाती है, लेकिन कम से कम वो नाजायज औलाद वाले सच तक नहीं पहुंच पाती। ऋषि ने एक राज बचाने के लिए अपना रिश्ता दांव पर लगा दिया। पूजा यानी मैं ऋषि की इस कुर्बानी को सलाम करती हूँ। एक मर्द जो अपनी पत्नी की नज़रों में बेवफा बनने को तैयार है, सिर्फ इसलिए ताकि एक अनाथ बच्ची को उसकी असली पहचान की सज़ा न मिले। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उसी वक्त अनिरुद्ध के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। डिटेक्टिव ने एक पुरानी नर्स का पता लगा लिया है जो छोटी झनक के जन्म के वक्त हॉस्पिटल में मौजूद थी। अनिरुद्ध तुरंत गाड़ी निकालता है। वो उस नर्स से मिलने जा रहा है। अगर उस नर्स ने मुंह खोल दिया तो ऋषि की सारी मेहनत, सारी कुर्बानी मिट्टी में मिल जाएगी। अब दौड़ शुरू होती है। एक तरफ अनिरुद्ध जो सच के करीब पहुंच रहा है और दूसरी तरफ ऋषि जो अपने ही घर में घिर चुका है। रफ्तार का खेल अब शुरू हो चुका था। शहर की सड़कों पर दो गाड़ियां दौड़ रही थी और दोनों की मंजिल एक ही थी, वो पुराना नर्सिंग होम जहां राज दफन थे। अनिरुद्ध की गाड़ी आंधी की तरह उड़ रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही धुन सवार थी कि किसी भी कीमत पर उस नर्स से सच उगलवाना है। वहीं दूसरी तरफ एसपी ऋषि अपनी पुलिस जीप के सायरन बजाते हुए शॉर्टकट रास्तों से भाग रहा था। उसके पास अपने सूत्रों से खबर आ चुकी थी कि अनिरुद्ध की लोकेशन ट्रेस हो गई है और वो उसी नर्स सरला के पास जा रहा है जिसने सालों पहले ओरिजिनल झनक की डिलीवरी करवाई थी। ऋषि के माथे पर पसीना था। उसे पता था कि सरला एक कमजोर कड़ी है। अगर अनिरुद्ध ने उसे डराया या पैसे का लालच दिया तो वो तो तोते की तरह सब कुछ बोल देगी, और अगर अनिरुद्ध को पता चल गया कि छोटी झनक उसकी अपनी बेटी है तो वो उसे तुरंत बोस हाउस ले जाएगा, और बोस हाउस ले जाने का मतलब है अर्शी के जाल में उस मासूम को फंसा देना। ऋषि स्टीयरिंग व्हील को जोर से भींचता है। उसे उस चिट्ठी की कसम याद आती है कि उसे उसके पिता से दूर रखना।
ड्रामा क्वीन पूजा के दोस्तों, ये रेस सिर्फ गाड़ियों की नहीं बल्कि नसीब की थी। अनिरुद्ध पहले पहुंचता है। वो हड़बड़ी में गाड़ी छोड़कर उस तंग गली में बने पुराने मकान का दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खुलता है और सामने एक बूढ़ी झुर्रियों वाली औरत खड़ी होती है, नर्स सरला। अनिरुद्ध उसे पहचानते ही बिना वक्त गवाए सीधे मुद्दे पर आता है। वो ओरिजिनल झनक की तस्वीर दिखाता है और पूछता है, क्या तुम इसे जानती हो? क्या तुमने इसके बच्चे की डिलीवरी करवाई थी? मुझे सच बताओ, वो बच्चा जिंदा है या मर गया? सरला तस्वीर देखकर सिहर उठती है। उसकी आंखों में पुराना डर लौट आता है। वो कुछ बोलने ही वाली होती है, उसके होंठ हिलते हैं। हाँ, वो बच्चा। ठीक उसी पल वहां टायरों के चींचने की आवाज आती है। ऋषि की जीप वहां रुकती है। ऋषि वर्दी के रौब में गाड़ी से उतरता है और आंधी की तरह अंदर घुसता है। अनिरुद्ध अभी जवाब का इंतजार ही कर रहा था कि ऋषि बीच में आ खड़ा होता है। ऋषि का वहां होना अनिरुद्ध को चौंका देता है, लेकिन ऋषि के पास सोचने का वक्त नहीं है। वो सरला की तरफ एक ऐसी नज़र से देखता है जिसमें विनती कम और चेतावनी ज्यादा थी। एक पुलिस वाले की सख्त निगाहें सरला को खामोश कर देती हैं। ऋषि अनिरुद्ध से कहता है, डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? घर चलिए, अदिति की तबीयत बिगड़ रही है। ऋषि जानबूझकर अदिति का नाम लेता है ताकि अनिरुद्ध का ध्यान बटे। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। सरला एक तरफ अनिरुद्ध की बेकरारी देख रही है और दूसरी तरफ एसपी ऋषि की वर्दी का खौफ। ऋषि ने इशारों में सरला को अपनी जेब पर हाथ रखकर कुछ ऐसा आभास दिया मानो वो कह रहा हो कि अगर मुंह खोला तो परिणाम बुरा होगा। ये ऋषि का ग्रे शेड था। एक सच को बचाने के लिए उसे झूठ का सहारा लेना पड़ रहा था। सरला, जो पुलिस के पचड़े में नहीं पड़ना चाहती थी, कांपते हुए झूठ बोल देती है। वो कहती है, साहब, वो लड़की आई थी मेरे पास, लेकिन उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। ये सुनते ही अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। मरा हुआ? अनिरुद्ध दीवार के सहारे खिसक कर नीचे बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी आखिरी उम्मीद, अपने पापों का प्रायश्चित करने का आखिरी मौका भी उसके हाथ से निकल गया। ऋषि को अनिरुद्ध की हालत देखकर दुख होता है। उसे अपने ससुर पर तरस आता है, लेकिन वो जानता है कि ये झूठ बोलना जरूरी था। अगर अनिरुद्ध को पता चलता कि झनक जिंदा है तो वो उसे घर ले जाता और वहां अर्शी उस नाजुक जान को जीने नहीं देती। ऋषि अनिरुद्ध को संभालता है, उसे सहारा देकर खड़ा करता है। अनिरुद्ध एक टूटे हुए इंसान की तरह ऋषि के कंधे पर सिर रखकर रोता है। पूजा, यानी मैं, इस सीन की गहराई को महसूस कर सकती हूँ। एक पिता अपनी बेटी की मौत की खबर सुन रहा है, जबकि उसकी बेटी असल में जिंदा है और उसी दामाद की हिफाजत में है जिसके कंधे पर वो रो रहा है। क्या विडंबना है। ऋषि अनिरुद्ध को गाड़ी में बिठाकर वापस बोस हाउस भेज देता है। अनिरुद्ध के जाते ही ऋषि वापस सरला के पास आता है और उसे कुछ पैसे देकर सख्त हिदायत देता है कि आज के बाद अपना मुंह बंद रखना और हो सके तो शहर छोड़ देना। ऋषि ने एक मोर्चा तो संभाल लिया, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि जब वो यहाँ पिता को संभाल रहा था तब शहर के दूसरे कोने में विलन अपनी चाल चल चुका था। अर्शी, जो बोस हाउस में बेचैन थी, उसे अपने जासूसों से खबर मिल जाती है कि ऋषि बार बार शहर के खास गर्ल्स हॉस्टल में जा रहा है। अर्शी का शातिर दिमाग तुरंत काम करता है। अदिति अपने कमरे में रो रही थी, अनिरुद्ध बाहर था और ऋषि भी गायब था। अर्शी के लिए ये सुनहरा मौका था। वो अपनी कार निकालती है और सीधे उस हॉस्टल का रुख करती है। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान है। वो सोचती है, अगर ऋषि उस लड़की को बचा रहा है तो ज़रूर वो लड़की मेरे लिए खतरा है और मैं खतरों को पालती नहीं, मिटा देती हूँ। हॉस्टल पहुंचकर अर्शी वहां के स्टाफ पर अपना रुआब झाड़ती है। मैं अनिरुद्ध बोस की पत्नी हूँ, अभी इसी वक्त उस लड़की झनक को बुलाओ। वार्डन डर जाती है। वो नहीं जानती कि ऋषि ने मना किया है। वो सोचती है कि शायद ये लड़की के परिवार वाले हैं। वार्डन छोटी झनक को बुला लाती है। झनक अर्शी को देखकर डर के मारे पीली पड़ जाती है। उसे बोस हाउस की वो बेइज्जती याद आ जाती है। अर्शी झनक को ऊपर से नीचे तक घूरती है और फिर प्यार का नाटक करती है। अरे बेटा, डरो मत, मैं तो तुम्हें लेने आई हूँ। ऋषि ने भेजा है। उसने कहा है कि यहाँ खतरा है, तुम्हें दूसरी जगह शिफ्ट करना है। भोली भाली झनक अर्शी की बातों में आ जाती है। आखिर वो ऋषि का नाम ले रही थी और झनक के लिए ऋषि भगवान जैसा था।
वो बिना सवाल किए अर्शी की गाड़ी में बैठ जाती है। ड्रामा क्वीन पूजा के दर्शकों, ये एक बहुत बड़ी गलती थी। शेरनी के मांद में खुद शिकार चलकर जा रहा था। अर्शी उसे लेकर एक सुनसान फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ती है, जहां ना कोई कानून है ना कोई बचाने वाला। उधर ऋषि जब अनिरुद्ध को घर छोड़कर राहत की सांस लेता है तो उसे लगता है कि अब सब कंट्रोल में है। वो सोचता है कि अब वो हॉस्टल जाकर झनक को बताएगा कि वो सुरक्षित है। ऋषि हॉस्टल पहुंचता है। उसके हाथ में झनक के लिए कुछ खाने का सामान है। वो खुश है, लेकिन जैसे ही वो रिसेप्शन पर पहुंचता है, वार्डन जो उसे बताती है, उसे सुनकर ऋषि के हाथों से सामान छूटकर गिर जाता है। सर, मिसेस बोस आई थी। उन्होंने कहा कि आप ना भेजा है और वो झनक को ले गई। ऋषि का खून खौल उठता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। मिसेस बोस? अर्शी? ऋषि समझ जाता है कि अनिरुद्ध को गुमराह करने के चक्कर में उसने अर्शी को खुला छोड़ दिया। अब झनक अर्शी के कब्जे में है, उसी औरत के कब्जे में जिसने उसकी माँ की जिंदगी नरक बना दी थी। ऋषि चीख पड़ता है। वो अपनी जीप की तरफ भागता है। ये अब पुलिस केस नहीं रहा, ये अब ऋषि का निजी युद्ध बन चुका था। वो अपना वायरलेस सेट उठाता है और पूरे शहर में नाकाबंदी का आदेश देता है, लेकिन वो जानता है कि अर्शी चालाक है, वो मेन रोड से नहीं गई होगी। अब सवाल ये है कि क्या ऋषि समय रहते अर्शी के उस गुप्त ठिकाने तक पहुंच पाएगा, या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा और एक और झनक अर्शी की नफरत की भेंट चढ़ जाएगी। ऋषि की जीप हवा से बातें कर रही है और उसका दिल उस खत की कस्मों को याद कर रहा है। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, ऋषि खुद से वादा करता है। लेकिन उधर फार्म हाउस पर अर्शी ने झनक को एक कुर्सी से बांध दिया है। अर्शी के हाथ में एक लाइटर है और सामने डरी हुई झनक। अर्शी मुस्कुराते हुए कहती है, तेरी माँ ने मेरा घर तोड़ने की कोशिश की थी, तू भी वही कर रही है, लेकिन इस बार कहानी का अंत मैं लिखूंगी। सुनसान फार्म हाउस के उस अंधेरे कमरे में अब सिर्फ दहशत का राज था। बाहर तेज हवाएं चल रही थी जो खिड़कियों को खड़खड़ा रही थी, मानो कुदरत भी आने वाली अनहोनी का इशारा दे रही हो। अंदर अर्शी के हाथ में लाइटर की लौ टिमटिमा रही थी और सामने कुर्सी से बंधी छोटी झनक की आंखों में मौत का खौफ साफ दिख रहा था। अर्शी का चेहरा उस मध्यम रोशनी में किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रहा था। वो झुककर झनक के कान में फुसफुसाती है, तेरी माँ तो बच गई थी, बार बार बच जाती थी, लेकिन तुझे कौन बचाएगा? तेरा वो पुलिस वाला रक्षक, वो तो अभी भटक रहा होगा। ड्रामा क्वीन पूजा के दर्शकों, ये वो पल है जब दिल की धड़कनें रुक सी जाती हैं। अर्शी लाइटर को झनक के करीब ले जाती है। झनक चीखने की कोशिश करती है, लेकिन मुंह पर बंधे कपड़े की वजह से सिर्फ घुटती हुई आवाजें बाहर आती हैं। अर्शी हंसती है, एक विक्षिप्त हंसी, और कहती है, तेरा खेल खत्म छोटी झनक। ठीक उसी सेकंड जैसे किसी एक्शन फिल्म का क्लाइमैक्स हो, फार्म हाउस का भारी भरकम लकड़ी का दरवाज़ा एक जोरदार धमाके के साथ टूटकर गिर जाता है। धूल और लकड़ी के टुकड़े हवा में उड़ते हैं। सामने खड़ा है एसपी ऋषि। उसकी वर्दी पसीने से भीगी है, माथे पर नसें तनी हुई हैं और हाथ में सर्विस रिवॉल्वर सीधी अर्शी के माथे पर तनी हुई है। ऋषि की आवाज़ में शेर जैसी दहाड़ है, हाथ नीचे मिसेस बोस, वरना अगली गोली सीधा आपके भेजे में होगी। अर्शी कांप जाती है। उसके हाथ से लाइटर छूटकर जमीन पर गिर जाता है। वो पलटकर देखती है तो उसे ऋषि की आंखों में वो आग दिखती है जो उसने आज तक अनिरुद्ध या किसी और की आंखों में नहीं देखी थी। ये एक दामाद की नहीं, एक निडर पुलिस ऑफिसर की आंखें थी। अर्शी हकलाते हुए कहती है, ऋषि, तुम अपनी सास पर गोली तान रहे हो इस सड़क छाप लड़की के लिए? ऋषि धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी नज़रें अर्शी से हटती नहीं हैं। वो एक हाथ से झनक की रस्सियां खोलता है और दूसरे हाथ से बंदूक का निशाना अर्शी पर बनाए रखता है। ऋषि अर्शी के बेहद करीब जाकर दांत पीसते हुए कहता है, रिश्ते की बात तो आप ही करिए मत। जो औरत एक बच्ची को जलाने की कोशिश कर सकती है, वो मेरी सास तो क्या, इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। झनक आज़ाद होते ही ऋषि के सीने से लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। ऋषि उसे अपनी बाहों। लेकिन ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। अर्शी, जो अपनी हार को पचा नहीं पा रही थी, अभी भी अपने अहंकार में थी। वो चिल्लाती है, ले जाओ इसे, लेकिन याद रखना ऋषि, मैं इसे जीने नहीं दूंगी। मैं अनिरुद्ध को बता दूंगी कि तुम इस लड़की के साथ रंगरलियां मना रहे हो। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ऋषि झनक के कान बंद कर देता है ताकि वो अर्शी की गंदी बातें ना सुन सके। फिर ऋषि अर्शी की तरफ मुड़ता है और अब वो अपना ब्रह्मास्त्र चलाता है। ऋषि की आवाज़ धीमी लेकिन बेहद खतरनाक हो जाती है। वो कहता है,
आप अनिरुद्ध को क्या बताएंगी कि मैं इस लड़की को बचाता हूँ? शौक से बताइए। लेकिन जिस दिन आपने मुंह खोला उसी दिन मैं भी अनिरुद्ध को वो सच बता दूंगा जो आप सालों से छिपा रही हैं। अर्शी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कौन सा सच? वो घबराते हुए पूछती है। ऋषि मुस्कुराता है, एक रहस्यमयी मुस्कान। वही सच कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध की अपनी बेटी है और आपने जानबूझकर इसे मारने की कोशिश की। सोचिए मिसेस बोस, जिस दिन अनिरुद्ध को पता चलेगा कि आपने उसकी सगी बेटी को जलाने की कोशिश की, उस दिन क्या वो आपको एक पल भी अपने घर में रखेंगे? वो आपसे नफरत करेंगे, आपको धक्के मारकर घर से निकाल देंगे। पूजा, यानी मैं आपको बता दूं, ये ऋषि का मास्टर स्ट्रोक था। उसने सच का इस्तेमाल अर्शी को ब्लैकमेल करने के लिए किया। अर्शी पत्थर की मूरत बन जाती है। उसे अपनी सल्तनत, अपना रुतबा, अपना पति सब रेत की तरह फिसलता हुआ नजर आता है। ऋषि की धमकी काम कर गई। अर्शी घुटनों पर आ जाती है, नहीं नहीं कहते हुए। ऋषि उसे आखिरी चेतावनी देता है, आज के बाद अगर झनक के आसपास भी आपकी परछाई दिखी तो अनिरुद्ध के पास वो डीएनए रिपोर्ट और वो चिट्ठी पहुंचने में मुझे 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। अब फैसला आपका है, चुपचाप तमाशा देखेंगी या अपनी गृहस्थी की आग में जलेंगी? अर्शी हार मान लेती है। वो जानती है कि ऋषि के पास अब उसकी लगाम है। ऋषि वहां से झनक को लेकर बाहर निकलता है। बाहर बारिश रुक चुकी है और बादलों के बीच से चांद झांक रहा है। ये एक नई शुरुआत का संकेत है। ऋषि झनक को जीप में बिठाता है। झनक अभी भी सहमी हुई है। वो पूछती है, सर, क्या वो सच में मेरे पापा हैं? ऋषि एक पल के लिए ठिठकता है। क्या उसे सच बता देना चाहिए? लेकिन वो जानता है कि अभी वक्त सही नहीं है। अभी झनक को संभालने की जरूरत है, उसे तोड़ने की नहीं। ऋषि उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, तुम्हारे पापा वो हैं जो तुम्हें प्यार करें, तुम्हारी परवाह करें, और जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें पिता की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है। झनक ऋषि के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। उसे आज पहली बार सुरक्षित महसूस हो रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऋषि घर लौटता है। बोस हाउस में सन्नाटा है। अनिरुद्ध अभी भी अपने कमरे में अंधेरे में बैठा है, अपनी मरी हुई बेटी का शोक मना रहा है। उसे नहीं पता कि उसकी बेटी अभी अभी मौत के मुंह से बाहर आई है। ऋषि कमरे के दरवाजे पर खड़ा होकर अनिरुद्ध को देखता है। उसे दुख होता है, लेकिन उसे संतोष है कि कम से कम उसकी बेटी तो जिंदा है। ऋषि अपने बेडरूम में जाता है जहां अदिति सो रही है। शायद रोते रोते सो गई थी। ऋषि उसके पास बैठता है। उसे अदिति से भी हमदर्दी है क्योंकि वो भी एक मोहरा है। ऋषि मन ही मन सोचता है, अदिति, एक दिन तुम मुझे माफ करोगी। मैंने आज जो झूठ बोले वो एक जान बचाने के लिए थे। ऋषि अपनी वर्दी उतारता है और उस चिट्ठी को वापस अपनी अलमारी के सबसे खुफिया लॉकर में रख देता है। अब ये चिट्ठी सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि ऋषि की ताकत है, अर्शी के खिलाफ उसका हथियार है। वो खिड़की के पास जाता है और आसमान की तरफ देखता है। उसे लगता है जैसे तारों के बीच ओरिजिनल झनक मुस्कुरा रही है। उसने अपना फर्ज निभा दिया। ड्रामा क्वीन पूजा के दोस्तों, कहानी का ये अध्याय यहाँ खत्म होता है, लेकिन जंग अभी बाकी है। अर्शी चुप बैठी है, पर कब तक? अनिरुद्ध कब तक अंधेरे में रहेगा? और अदिति का शक कब यकीन में बदलेगा? दोस्तों, ये थी हमारी आज की धमाकेदार और इमोशनल स्टोरी लाइन। ऋषि ने साबित कर दिया कि खून के रिश्तों से बड़े दिल के रिश्ते होते हैं। उसने एक माँ की आखिरी निशानी को बचा लिया। अब आगे क्या होगा? क्या ऋषि झनक को उसका हक दिलाएगा या अर्शी कोई नई चल चलेगी? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ऋषि का ये प्रोटेक्टिव अवतार पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में लिखें टीम ऋषि। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें। मैं हूं पूजा और आप देख रहे थे ड्रामा क्वीन पूजा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मसालेदार ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते।